मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। लावण्या ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, यह सरल है। कौन जीतता है, कौन हारता है, या फिर यह बराबरी का खेल है, यह सब भुवनेश्वर के नियंत्रण में है। स्टीवर्ड स्तब्ध रह गए। वह इसे नियंत्रित करता है। क्या वह राजकुमार की सफलता और अपनी सफलता को नियंत्रित कर सकता है? लावण्या ने अपना सिर हिलाया। राजकुमार की सफलता पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन यह निश्चित है कि भुवनेश्वर की ताकत उससे कहीं ज्यादा है जो उसने दिखाई है। उसकी तथाकथित सफलता सिर्फ एक छलावा हो सकती है। यह स्टीवर्ड की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। अगर भाग्य के दूसरे चरण को समझना सिर्फ एक दिखावा है, तो उसकी असली ताकत कितनी मजबूत होगी। काले बाजार से दूर एक छोटी नाव पर सवार सुमन ने अपने पति को देखा, जो घायल तो था, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, और राहत की सांस ली। शुक्र है, एल्डर भुवनेश्वर ने अभी अभी हमला किया है और अभी भी अपनी शक्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया है, अन्यथा राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो जाता या शायद कभी ठीक नहीं हो पाता। यह सुनकर मेघ, जो नाव के आगे खड़ा था, एक ठहाका लगाकर हंसा। तुम्हें सच में लगता है कि भुवनेश्वर मेघरथ को नहीं मार सकता? क्या यह सच नहीं है? सुमन हैरान रह गई। बिल्कुल नहीं। मेघरथ ने बैठने के लिए संघर्ष करते हुए गंभीरता से अपना सिर हिलाया। अगर वह मुझे मारना चाहता तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। यह बराबरी पर समाप्त होने का कारण यह है कि उसने जानबूझकर ऐसा होने दिया, और मैं केवल इसलिए बच पाया क्योंकि उसने मेरी मदद की। यह सुमन पूरी तरह से हैरान लग रही थी। अपने प्रतिद्वंद्वी को आगे बढ़ने में मदद करना और फिर भी लड़ाई के दौरान उनकी जान बचाना, यह एल्डर भुवनेश्वर कितना मजबूत होगा। यदि वह सचमुच इतना शक्तिशाली है तो वह जीत सकता था। ड्रॉ की कोई आवश्यकता नहीं थी और उसे दोष रहित और अदृश्य दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। मेघ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। वह मोटा आदमी जिसने पहले जानकारी बेची थी, उसका अधीनस्थ था। मुझे मिली जानकारी के अनुसार इस व्यक्ति ने ड्रॉ पर 3 मिलियन ओरिजिन कॉइन्स दांव पर लगाए थे। युद्ध पूर्व शर्त के अनुसार बराबरी का मतलब है कि उन्हें 100% यकीन था कि इसका अंत इसी तरह होगा। सुमन की पुतलियां सिकुड़ गईं। इसके लिए किस तरह के आत्मविश्वास और ताकत की जरूरत होगी? एल्डर भुवनेश्वर की साधना का स्तर हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है, लेकिन यह अच्छी बात नहीं हो सकती है। दिग्विजय को मारने और डेस्टिनी के दूसरे चरण में सफलता हासिल करने के बाद उनकी साधना आगे नहीं बढ़ी है। उन्हें मारने के इच्छुक लोगों की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं होगी।
हमें इंतजार करके देखना होगा। अपना हाथ हिलाते हुए मेघ ने बोलना बंद कर दिया। मोहन नाव से उतर गया और तेज घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे मालूम था कि उसका पीछा किया जा रहा है और उसने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। घोड़ा अविश्वसनीय रूप से तेज था। एक कप चाय पीने में लगने वाले समय में ही कई मील की दूरी तय कर लेता था। जैसे ही उसे लगा कि वह सुरक्षित है, अचानक एक धमाके के साथ एक तीर उसके सामने आ गया। तीर में बहुत ताकत थी। मोहन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से उसे रोक दिया। हालांकि एक धमाके के साथ वह अपने घोड़े से गिर गया और जमीन पर गिर गया। एक दक्ष रैंक विशेषज्ञ। मोहन का चेहरा गंभीर हो गया। इतना भी बुरा नहीं। दूर से एक धीमी सी आवाज गूंजी और एक युवा विद्वान धीरे धीरे सड़क के अंत से बाहर आया। मोहन ने पीछे मुड़कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पाया कि जिस रास्ते से वह अभी अभी गुजरा था, उसे एक लंगड़ाता हुआ बूढ़ा आदमी शराब की बोतल पकड़े हुए रोक रहा था। वह एक बूढ़े शराबी की तरह लग रहा था। हालांकि मोहन आभा की कमी से बता सकता था कि यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। चूंकि हम सभी प्राइस मनी के लिए यहां आए हैं, तो आप सभी अपना परिचय क्यों नहीं देते? यह देखकर कि वह बच नहीं सकता, बूढ़े व्यक्ति ने शराब का एक घूंट। कहानी के बीच में इंटरफेयर करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप ये एपिसोड हमारे YouTube चैनल नेक्सस नरेटर में सुन रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप ये एपिसोड टेलीग्राम में सुन रहे हैं तो तुरंत उस चैनल को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चोर हैं जो हमारी मेहनत को बिना क्रेडिट के YouTube से डाउनलोड करके अपलोड कर रहा है। तो ऐसे चोर लोगों से दूर रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को और मज़ेदार बनाते हैं। लिया, बोतल को सील कर दिया और मुस्कुराया। हफ हफ हफ। सड़क के दोनों ओर 5 आकृतियां उभरी। इनमें से एक अधेड़ उम्र की ताओवादी नन थी। 2 चेहरे पर घूंघट डाले काले कपड़े पहने हुए थे। एक गंजा तगड़ा आदमी था और आखिरी एक हरी दाढ़ी वाला बुजुर्ग आदमी था। ये 5 भी शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। संभवतः सभी दक्ष रैंक पर थे। झूठा लुटेरा पन्ना लाल, ये आदमी हमारे माया शहर का एक लड़ाकू है। एटम सिटी के लोग इसमें दखल दे रहे हैं। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मध्यम आयु वर्ग की ताओवादी नन ने ठंडी सांस ली। विद्वान दिखने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्के से अपना फोल्डिंग पंखा बंद किया और हंसते हुए कहा, हम सब यहाँ पैसे के लिए हैं। सिद्धांतों की बात करते हुए, विश्व गुरु, क्या आपको यकीन है कि आपका दिमाग सही जगह पर है? तुम। विश्व गुरु का गुलाबी चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम? पन्ना लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दुष्ट लड़ाकू, जड़हीन और बिना किसी लगाव के कभी किसी नियम का पालन नहीं करते। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगीं तो हम मामला सुलझाने के बाद द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं। अभी के लिए। इस आदमी ने इस तरह जुआ खेलने की हिम्मत की और पैसे लेकर सुरक्षित रूप से ब्लैक मार्केट से निकल गया। उसकी पृष्ठभूमि असाधारण रही होगी। क्यों ना हम सब मिलकर काम करें, सामान लें और फिर चर्चा करें कि उन्हें कैसे बांटा जाए। तब तक भले ही हम मौत तक लड़ें, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। पन्ना लाल ने अपना हाथ हिलाया। मैं सहमत हूं।
मोटे आदमी और विश्व गुरु के बगल में खड़े हरी दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने एक साथ सिर हिलाया। ठीक है, विश्व गुरु ने भी सिर हिलाया। मोटे, तुमने स्थिति देख ली है। क्या तुम खुद पैसे सौंप दोगे या हम तुम्हें मारकर पैसे ले लें? सबको सहमत देखकर पन्ना लाल ने बिना समय बर्बाद किए मोहन की ओर अपनी ठंडी नजर घुमाकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। ओह, तो तुम पैसे के पीछे पड़े हो। तुम्हें यह पहले ही बता देना चाहिए था। मुझे लगा कि तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते हो। मैं तो डर के मारे मर ही गया। अपनी छाती थपथपाते हुए मोहन खड़ा हो गया। उसके गोल चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हालांकि यह पैसा मेरा नहीं है। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो मुझे डर है कि मेरा मालिक सहमत नहीं होगा। पन्ना लाल ने अपना सिर हिलाया। चूंकि हमने आने की हिम्मत की है, इसलिए हम किसी को भी अपमानित करने के लिए तैयार हैं। सबसे बुरी बात यह है कि हम अपनी पहचान बदलने के लिए मास्क्ड स्किन खरीद लेंगे और ठीक से रह सकेंगे। जहां तक तुम्हारा सवाल है, अगर तुम वफादारी के लिए अपनी जान गंवा दोगे तो क्या यह थोड़ी मूर्खतापूर्ण बात नहीं होगी? इसमें कुछ तो समझ है। मोहन ने सोच समझकर सिर हिलाया, फिर गली के अंत की ओर देखा। मास्टर, आप क्या सोचते हैं? पन्ना लाल और बाकी लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। उन्होंने मुड़कर देखा और देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है। यह भुवनेश्वर के अलावा और कौन हो सकता है जिसने अभी अभी जुए के द्वंद्व में लड़ाई लड़ी थी? क्या आपको गंभीर चोट नहीं लगी है? विश्व गुरु की पुतलियां सिकुड़ गईं। हमारे साथ धोखा हुआ है। सब लोग मिलकर उसे मार डालो, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। पन्ना लाल ने तुरंत प्रतिक्रिया की, तुरंत स्थिति को समझ लिया। एक उग्र चीख के साथ उसने अपनी कलाई को झटका दिया और उसका फोल्डिंग पंखा गली के अंत में भुवनेश्वर की ओर बिजली की तरह चला। हालांकि वे ताकतवर थे, लेकिन वे उससे मुकाबला करने में असमर्थ थे। सबसे अच्छी रणनीति यही थी कि पहले हमला किया जाए। जैसे ही पंखा उड़ा, पन्ना लाल ने अपना पैर पटका और पूरी गति से बगल की ओर भागा। दुष्ट लड़ाकू के लिए वफादारी का कोई महत्व नहीं था। वे अक्सर कहते थे, सेना में शामिल हो जाओ, लेकिन सच तो यह है कि जीवित रहने का मतलब है अपने सहयोगियों से तेज दौड़ना। लक्ष्य से उसकी दूरी और उसकी त्वरित प्रतिक्रिया को देखते हुए पन्ना लाल के पास बच निकलने का सबसे अच्छा मौका था। फिर भी इससे पहले कि वह दूर जाता, एक भयंकर झोंका उसकी पीठ की ओर बढ़ गया।